उसमें एसिडिटी एंड बेसिसिटी वर्ड सुना था? अच्छा तेरा हिंदी मीडियम था तो नहीं सुना था, चल ठीक है सुन ले। एसिड समझ में आता है? हाँ, क्या होता है एसिड? जो H+ डोनेट करे। जो H प्लस डोनेट करे। तो इस वर्ड से क्या समझ में आता है, ट्राई वर्ड से क्या समझ में आता है? 3। 3 H प्लस डोनेट करे, हो गया ट्राई बेसिक एसिड। अब सवाल में ऐसा मेंशन कर दिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ अ ट्राई बेसिक एसिड, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके यहाँ पे 3H+ हटने की टेंडेंसी है। हमको नहीं पता कि कंपाउंड का बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन कंपाउंड के अंदर 3H+ हटने का टेंडेंसी है। अगर 3H+ हटने का टेंडेंसी है तो जहाँ प्लस चार्ज हटा होगा उसी की जगह पे सिल्वर सॉल्ट का पार्ट आएगा। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3COOH, तो जहाँ पे H+ हटेगा वहीं पे सोडियम आता है। तो जहाँ से H+ हटाएंगे एग्जैक्टली उन्हीं पोजीशंस पे हम लोग आराम से सिल्वर वाले पार्ट को डाल सकते हैं। तो Ag+ और Ag+ को कंसिडर कर सकते हैं। was quantitatively reduced to 0.37 ग्राम ऑफ प्योर Ag। ठीक है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करने की भी कोशिश करें, जो कुछ भी करें, हम लोग इसका रिडक्शन कर रहे हैं तो सिंपल Ag में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से 2-3 चीजें हैं जो हम लोग समझ सकते हैं। पहला, इस कंपाउंड का 1 मोल 3 सिल्वर रखे हुए हैं। इसका मतलब जो आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 3 गुना सिल्वर मिलना चाहिए, मतलब इसका 1 मोल यहाँ के 3 मोल का फॉर्मेशन करा रहा। अब 0.37 ग्राम वेट दे रखा, नंबर ऑफ मोल्स निकालता क्या कर सकते हैं हम लोग, वेट अपॉन मोलर मास। तो 0.37 सिल्वर का मोलर मास अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो शायद 108 होता है जहाँ तक हमको ध्यान है। नंबर ऑफ मोल्स आ गया, 1 मोल 3 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे नहीं पता कि इसका मोलर मास क्या है, 0.607 डिवाइडेड बाय मोलर मास m मान लेते हैं। सो 1 मोल, कौन टेलीग्राम पे कॉल कर रहा है भाई, कौन है इंसान कॉल करके परेशान कर रहा है? अच्छा, यार ऑटोमेटिक एंट्री का ऑप्शन देखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, सो 1 मोल 3 मोल का फॉर्मेशन कर रहा, इसका मतलब अगर हम लोग जो भी लेके चलेंगे, यहाँ पे x मोल लेके चलेंगे तो प्रोडक्ट में 3x बनना चाहिए। सो जितना भी मोल लेके चलेंगे इतना का 3 गुना प्रोडक्ट अपने को निकल के आएगा। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 0.607 बाई m, ऐसा आराम से कंसिडर कर सकते हैं। समझे? अगर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना है तो ऐसा सोच सकते हैं, m इज इक्वल टू 3 इंटू 0.607 डिवाइडेड बाई 0.37 इंटू 108। अपने कैलकुलेशन में एक तो ये दिख रहा है, पहले तो डेसिमल हटा लेते हैं, जहाँ से डेसिमल हटा सकते हैं तो 60.7 सब कुछ आएगा। इसको 36 मान लेते हैं। अगर 36 मानेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा 12 टाइम्स, और लोग को ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं इससे। तो क्या करें, ठीक है, ये 108 दे रखा है, 108 को 100 मान लेते हैं हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अपना वैल्यू, यार मतलब इसमें वैल्यू थोड़ा सा नजदीक दे रखा है तो 100 मानना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा मेरे हिसाब से। चलो 110 मान लेते हैं। 110 मानेंगे तो एक जगह के वैल्यू को थोड़ा सा कम किया था, एक जगह के वैल्यू को बढ़ा दिया। 607 को कुछ और मानने का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। 12 5 60 और 0, इसका मतलब 50.5 टाइप्स कुछ वैल्यू आना चाहिए। नीचे 100 दे रखा है, कैंसल आउट करेंगे तो अपना आंसर 400 समथिंग या 500 समथिंग के अराउंड दिखना चाहिए। मतलब 110 है, थोड़ा सा छोटा ही हो सकता है, पता नहीं। कैलकुलेशन देख लो यार, इसमें कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम ज़्यादा घुस नहीं पा रहे। मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन देख लेना क्या है, बट एनीवे कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। अब इस वजह से कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन में नहीं डाल रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू नजदीक दे रखा है। अगर 2 वैल्यू नजदीक दे रखा है तो कैलकुलेशन में घुसने का ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा मेरे लिए। ये लास्ट क्लास में भी हम लोग का डिस्कशन हो गया था कि जैसे ही कैलकुलेशन नियर अबाउट देना शुरू करेगा आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए, ऑप्शंस को नजर देखते हुए काम करिए। कुछ तो हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं जहाँ तक हमको लग रहा है। क्या मिस्टेक कर, अच्छा 108 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। 108 इंटू 3 इंटू 0.607 डिवाइडेड बाई 0.36 सॉरी 37। तो अपने कैलकुलेशन में डेसिमल हटा लिया 60.7 और इसको 60 मान लेते हैं, नीचे वाले पार्ट को 36 मान लेते हैं, डेसिमल हट चुका है अपना। तो अपने कैलकुलेशन में 12 आएगा
9 से कुछ कैंसिल आउट होता दिख रहा है क्या? चलो 3 से तो कैंसिल आउट होता दिख रहा है। 12 5 60, मतलब 500 ही है ये। 108 इंटू 5, 500 समथिंग, 540। ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर चला जाएगा। कुछ कैलकुलेशन हम गलत गलत कर रहे थे। समझ आ गया तन्मय? यस सर। सर यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट एसिड निकालने के लिए। ओ हाँ ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। एक सेकेंड, माय बैड। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड बोला है तो तीनों ये तीनों Ag का मास भी हटाना पड़ेगा। मतलब 500 जो भी लेकर के आ रहे हैं उसका 108 इंटू 3 मतलब 324 उसमें से कम करना पड़ेगा। ओह बड़ा इंटरेस्टिंग वैल्यू दे रखा, 324 कम करना पड़ेगा। सो अपने वैल्यू में 108 इंटू 5, कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा ही है, इसमें कोई चॉइस नहीं दिख रहा। 108 इंटू 5 करेंगे मतलब 540 आएगा। 540 में से अगर हम लोग 324 माइनस करते हैं तो अपना वैल्यू तो एनी हाउ 216 टाइप्स आ रहा है। किसको सही माने नहीं पता, थोड़ा एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए। मेरे से भी गलती हो रखा है यहाँ पे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसिड पूछा है जबकि हम सिल्वर सॉल्ट पे कैलकुलेशन कर लिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, लाइक छोटा क्वेश्चन नहीं है ये। खैर इसमें एक पार्ट है जो थोड़ा सा ऐसा है, अगर आपको नहीं पता तो भी आप सोच सकते हैं। ट्राई बेसिक वर्ड नहीं पता तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इस वर्ड से क्या मतलब निकाल सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड बोला, मालूम है एसिड, तो एसिड वाले पार्ट के जस्ट आगे ट्राई बेसिक है, दिस इज अ कंप्लीट वर्ड। तो ट्राई बेसिक एसिड का क्या मतलब आ सकता है? ये ऑर्गेनिक किसी काम का नहीं है, नहीं भी रहेगा तो सेम ही चीज है, ट्राई बेसिक एसिड। तो ट्राई बेसिक एसिड का क्या मतलब निकाल सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है H प्लस से ही एसोसिएटेड कुछ होना चाहिए। ऑल्दो बेसिसिटी का एक मतलब ये होता है कि हमारे एसिड का कितने OH माइनस के साथ रिएक्शन हो सकता है, इसको हम लोग ट्राई बेसिक या बेसिसिटी से एसोसिएट करते हैं। कैलकुलेशन एग्जैक्ट कर लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि दो वैल्यू ऐसा दिया है कि वो दो वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेशन डालना ही पड़ेगा। 324 तो बस ऐसे मजे के लिए दी दिया कि 3 सिल्वर हटाना है तो 3 सिल्वर का मास 324 है। जो भी मास है इस मास में से शायद 324 माइनस करेंगे तो अपना आंसर आ जाना चाहिए 207। हम भी तुक्का ही मार रहे हैं, बट क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको दिख रहा है जस्टिफाइड, तो इसीलिए हम इसमें से 324 माइनस करके 207 पे डाल दे रहे हैं। शायद आंसर यही होगा। और सर फिर डाउट्स? हाइड्रोजन ऐड भी तो करना पड़ेगा। अरे देख ले भाई, तो हाइड्रोजन तो ऐड कर, हाँ हाइड्रोजन ऐड भी तो करना है 210। हाइड्रोजन ऐड भी करना होगा 210। और कोई डाउट? आंसर 207 ही है। हम अप्रोक्सीमेट आंसर कर रहे थे कैलकुलेशन, आप कर लीजिए एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेशन। अगर हम लोग 531 में से सिल्वर का मास कितना होता है? किसी को मालूम है? 108। 108। सिल्वर का मास 108 है। 3 Ag प्लस अगर हम लोग डाल रहे हैं दैट मीन्स कि हम लोग 324 मास चेंज कर रहे हैं। अगर 324 मास चेंज कर रहे हैं मतलब अपना आंसर 207 होना चाहिए। और हम लोग 3 Ag प्लस हटाएंगे तो एसिड का वैल्यू हम लोग H प्लस में 3 का मास ऐड करेंगे। मेरे हिसाब से 207 आंसर होना नहीं चाहिए, बट ये कैलकुलेशन करके देखिए आप फिर। इस कैलकुलेशन के हिसाब से मास 531 आ रहा है क्या? क्योंकि हम बस एक गेसिंग कर रहे हैं कि भाई ये 324 का वैल्यू दिया है, इसका मतलब अपना आंसर 531 ठीक ही होगा सॉल्ट का, ये मानते हुए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर उसमें से 2-3 वैल्यू का पार्ट मिसिंग है तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के अलावा अपने पास कोई चॉइस नहीं है। और कोई डाउट? सर 9 नंबर। 9 नंबर equivalent weight of KHC2O4.3 NaHC2O4 in the reaction with acidic KMnO4 is। पहला चीज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को लिखना पसंद करेंगे इस केस में। कैसे रिडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हैं? C2O4 2 माइनस दिख रहा, अगर C2O4 2 माइनस दिख रहा है और इसका रिएक्शन हम लोग एसिडिफाइड KMnO4 के साथ करते हैं तो अपने प्रोडक्ट में CO2 मिलेगा। तो
तो अगर आपको मतलब ठीक, कुछ लोगों को शायद इसी में दिक्कत है, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए हम ज़्यादा इसको एलेबोरेट नहीं कर रहे हैं। ये जब हम इक्विवेलेंट मास का कैलकुलेशन का एक लेक्चर बना देंगे, जिन लोगों को देखना है समझना है समझ लेंगे, उसके बाद ये समझ में आएगा। मान लो ये कंपाउंड को एक्स बोल देते हैं, तो इस कंपाउंड एक्स का रिएक्शन अगर आप KMnO4 के साथ कराते हैं तो आपके प्रोडक्ट वाले पार्ट में CO2 का फॉर्मेशन हो रहा। रिएक्शन को आप बैलेंस फॉर्म में देखिए, कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा, और साथ ही साथ यहाँ पे Mn+2 का फॉर्मेशन होगा। सो अगर आप ये बैलेंसिंग वाला पार्ट नहीं भी करते हैं तो भी आप एक चीज कर सकते हैं, n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज पर यूनिट मोल। मतलब एक मोल के रिस्पेक्ट में मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा, तो वैलेंसी फैक्टर हम लोग 2 के बराबर पुट कर सकते हैं, और हम लोगों का इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर निकल के आएगा। तो अपने कैलकुलेशन में अब बैलेंसिंग अगर नहीं भी करे तो उसके बिना काम चल जाएगा। बस आप एक चीज देख लीजिए कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, टोटल चार्ज क्या वेरी हो रहा, और साथ ही साथ जब CO2 बन रहा है तो मेन एटम को बैलेंस करने के बाद टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, और यहाँ पे हम लोग उसके हिसाब से कितना मॉलिक्यूल लेकर के चल रहे हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज या टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन का ही चेंज आएगा लास्टली। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज पर यूनिट मोल ऑफ द रिएक्टेंट, अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ से वैलेंसी फैक्टर निकल के आ जाएगा, और वैलेंसी फैक्टर निकला तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर विल बी इक्वल टू अपना इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाना चाहिए। तो जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है थोड़ा भी वैलेंसी फैक्टर का, हमको लगता है शायद आर बैच में तो हम पढ़ा रखे हैं वैलेंसी फैक्टर वाला चीज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हमको आइडिया होना चाहिए। बाकी लोगों में से कुछ लोग आया था कि वैलेंसी फैक्टर वाला टॉपिक शायद से उनका डिस्कशन नहीं हो रखा है, तो उनको वैलेंसी फैक्टर का कैलकुलेशन बता देंगे। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं, वो 2-3 बस बेसिक कैलकुलेशन अगर आप समझ लेंगे तो आपको वैलेंसी फैक्टर का कैलकुलेशन आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा है नहीं, छोटा सा ही क्वेश्चन है। और कोई डाउट? सर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 19 28, 19। How many moles of KMnO4 are needed to oxidize the mixture of 1 mole of each of FeSO4 and FeC2O4-? इसमें एक पार्ट है जो D&F ब्लॉक से एसोसिएटेड है कि अगर आप फेरस सल्फेट को लेके चलते हैं और फेरस ऑक्सिलेट को लेके चलते हैं एसिडिक मीडियम में, तब उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो ठीक है, मान लो हमको नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कुछ कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। जिन लोगों को ये चीजें नहीं पता वो बस कुछ कुछ लॉजिक के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, जितना हम बस बोल रहे उतना ध्यान रखने की कोशिश करना। पहला चीज, हम लोग जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या क्या ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन सकता है। अगर जैसे एलिमेंट वाइज बात करके देखें, मान लो तो इस केस में आयरन वाला पार्ट +2 स्टेट में है, दूसरा सल्फेट वाला पार्ट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन तो होना नहीं है, -2 स्टेट में है, और सल्फर वाला पार्ट अगर निकालने की कोशिश करेंगे सल्फेट आयन में, तो अपने स्ट्रक्चर में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी +6 में चल रहा, तो ये भी किसी काम का नहीं है। नॉर्मली एक क्वेश्चन होता है जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जितना उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जा चुका। जैसे सल्फर के अंदर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी 6 के बराबर है, तो इससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन आप हटा ही नहीं सकते। मतलब सल्फर फर्दर हायर ऑक्सीडेशन में नहीं जा सकता, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकेगा तो इसका मतलब क्या है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये रिडक्शन में जा सकता है, ऑक्सीडेशन में तो नहीं जाने वाला। तो क्वेश्चन में एक तरीका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। बचपन में हम लोगों ने एक चीज सीखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिडक्शन में चला जाए। सो कोई भी कंपाउंड को जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, खुद इसका रिडक्शन होने वाला है। सो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एलिमेंट खुद को लोअर में ले जाने की टेंडेंसी में होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर सकता है। जैसे KMnO4 ही है, अगर
सो KMnO4 में मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल के रख सकते हैं हम लोग। तो +7 से आराम से +4 में जाना चाह रहा है या +2 में जाना चाह रहा है, डिपेंड करेगा मीडियम कैसा है, न्यूट्रल है कि एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है। बट +7 बहुत हायर ऑक्सीडेशन नंबर है। तो +7 से +4 में जाएगा, मतलब खुद को रिड्यूस कराएगा, तो सामने वाले के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सेंस में आसानी से समझ सकते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन अगर दे रखा हो तो उस केस में हमेशा इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि हम लोग किसी भी एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा एक परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम है तो वो नीचे जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर में, खुद रिडक्शन में जाएगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई भी एलिमेंट अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में है तो खुद को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, मतलब वो दूसरे को, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कराएगा तो दूसरे का रिडक्शन कैरी आउट करने की कोशिश करेगा। कुछ चीजें कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा अपने नॉलेज के बेसिस पे। कुछ याद रहेगा इन्फॉर्मेशन, बट अगर इन्फॉर्मेशन नहीं याद रहा तो भी ट्राई करना। आयरन वाले पार्ट में +2 स्टेट है, सल्फर +6 स्टेट है, ऑक्सीजन किसी काम का नहीं है, अभी के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो -2 स्टेट में चल रहा है। आयरन यहाँ पे +2 स्टेट में है, कार्बन वाला पार्ट +3 स्टेट में है। कार्बन +3 से +4 में जा सकता है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। आयरन +2 से +3 में जा सकता है, इसका मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। और आयरन +2 से +3 में जा सकते हैं, यहाँ भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। सो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि कोई भी रिएजेंट अगर दे रखा है तो उसका हम लोग दो चीज़ों का ऑक्सीडेशन करा दे, एक चीज़ का रिडक्शन करा दे। तो मे भी हो सकता है इस क्वेश्चन में इस तरह का एक केस हो, और ट्राई करेंगे तो बन जाएगा मेरे हिसाब से। बस आपको इक्वेशन बैलेंस करके देखना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो KMnO4 है उसके रिएक्शन दे रखे हैं, तो रिएक्शन देख करके समझ पाना ज़्यादा आसान होगा इसको। एनीवे डी एंड एफ ब्लॉक आपका शुरू हो जाएगा अभी रिसेंटली, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी चीज़। एक बार ट्राई करके देखना जो लॉजिक बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 के अलावा और कोई डाउट? 23. 23. 6 liter of mixture of methane and propane on complete combustion gives 7 liter of CO2. Find out the composition of the mixture. नॉर्मली इडियोमेट्री का सवाल ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। मिक्सचर का सवाल अगर कभी भी देगा तो आप सजेशन देंगे कि हमेशा इक्वेशंस को सेपरेट आउट करके लिखिए। सेपरेट आउट करके लिखने का मतलब एक मिक्सचर है जिसमें मिथेन और प्रोपेन दे रखा, मिथेन का इक्वेशन अलग लिख लो और प्रोपेन का इक्वेशन अलग लिख लो। प्रोपेन का इक्वेशन C3H8 हो गया, मिथेन का CH4 हो गया। अगर इसका आपने कंप्लीट कंबशन कराया तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में CO2 बनना है, नीचे वाले का कंप्लीट कंबशन कराया तो भी प्रोडक्ट वाले पार्ट में CO2 बनना है। H2O तो बनेगा, लिखना का जरूरत है कि नहीं है? मेरे हिसाब से शायद नहीं है। चलो एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करेंगे तो एक जनरल ये होता है इक्वेशन बैलेंसिंग। CX का HY मतलब हाइड्रोकार्बन अगर दे रखा तो हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है CXHY। इसका रिएक्शन अगर आप O2 के साथ कराते हैं तो X CO2 का फॉर्मेशन प्लस Y/2 H2O का फॉर्मेशन होगा, और ऑक्सीजन के आगे आप आराम से X + Y/4 लगा सकते हैं। ये काम केवल हाइड्रोकार्बन में करना है, हर जगह के लिए एप्लीकेबल नहीं है, केवल हाइड्रोकार्बन। सो X + Y/4 जब आप पुट कर रहे हैं उसको नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं। CH4 में एक ही कार्बन है, सीधा CO2 1 होगा, नीचे 3 कार्बन है, CO2 3 के बराबर होना है। अब इसमें ऐसा बोला है 6 लीटर मिक्सचर, मान लेते हैं ये पार्ट X है तो नीचे वाला पार्ट 6 - X ही होना है। अगर नीचे वाला पार्ट 6 - X के बराबर है, ऊपर वाला जब रिएक्शन होगा तो 1 मोल का फॉर्मेशन कर रहा तो X मोल खत्म होके X मोल का फॉर्मेशन करेगा। नीचे 1 मोल 3 मोल का फॉर्मेशन कर रहा तो 6 - X 3 × 6 - X का फॉर्मेशन करेगा। और बोला है कि CO2 का जो टोटल वॉल्यूम बन रहा है दैट इज इक्वल टू 7 लीटर, मतलब ऊपर के तरफ से X आ गया, नीचे के तरफ से 18 - 3X आ गया, दिस इज इक्वल टू 7। सो कैलकुलेशन में 18 - 7 इज इक्वल टू 2X निकल के आ रहा है। 18 - 7 का मतलब हो गया 11, X इज इक्वल टू 5.5 आना चाहिए। सो ऊपर वाला वैल्यू 5.5 है और नीचे वाला वैल्यू फिर 0.5 निकल के आ जाएगा। ये ऑप्शन टाइप कुछ होना चाहिए। सो फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में पहले मीथेन पूछा है 5.5 और बाद में प्रोपेन पूछा है 0.3। ऑप्शन ए कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद मतलब जब भी कभी
मिक्सचर का रिएक्शन देगा। सिंपल सा पार्ट है, दोनों रिएक्शंस को सेपरेटली लिखिए, एक ही इक्वेशन में दोनों को बैलेंस करने की कोशिश मत करिए, अननेसेसरी खिचड़ी टाइप का दिख जाता है उसमें। तो मतलब हम भी पहले एक ही साथ लिखा करते थे अपने टाइम पे, टाइम के साथ वो बहुत हमको कॉम्प्लिकेटेड लगता था, बैलेंसिंग करने में अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होता था। सो उसको जैसे ही सेपरेट करके लिखना शुरू किया, अपने आप चीजें सिंप्लीफाई हो गई। सो कभी भी मिक्सचर का रिएक्शन दिया, एक हैबिट बनाओ कि उन क्वेश्चंस को सेपरेटली लिखना शुरू कर दे। मेरे हिसाब से आधा पार्ट वहीं पे कवर हो जाएगा। और कोई डाउट? सर 28। 28 20 नंबर सर 30 क्वेश्चन नंबर 28। 28 28। छोड़ दो अभी के लिए, फिर वही है, डी ब्लॉक का थोड़ा सा रिएक्शन याद रखना होगा। ऑल्दो फिर वही है, C2O4 का रिएक्शन अगर आप KMnO4 के साथ करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से CO2 का फॉर्मेशन होगा। So, a gram of KHC2O4 are required to reduce 100 ml of 0.2 molar KMnO4 in acidic medium। इसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले। एंड B ग्राम KHC2O4 न्यूट्रलाइजेज 100 ml ऑफ, ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो फिर भी आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस आपको न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो यहाँ एक H प्लस है और यहाँ दो OH माइनस है, तो इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत भारी काम नहीं रहेगा नंबर ऑफ मोल्स निकाल के। जैसे यहाँ पे 100 ml है 0.05 मोलर, मतलब आप 10 टू द पावर माइनस 1 लीटर लेके चल रहे हैं, और कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स निकल के आ गया। और जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो इस KHC2O4 में केवल एक H प्लस जा रहा, मतलब इस कंपाउंड X का रिएक्शन जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले पार्ट का 2 मोल का रिक्वायरमेंट होगा। एक कंपाउंड एक H प्लस दे रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस दे रहा, तो ऑब्वियस सी बात है 2 H प्लस के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए होगा। सो अपने कैलकुलेशन में 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स के साथ रिएक्शन करने के लिए दूसरे वाले का 10 इंटू या 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, या फिर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, या फिर सिंपली 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स का रिक्वायरमेंट होगा। सो मोलर मास आपको मालूम है कि इसका मोलर मास कितना हो गया, निकाल सकते हैं आप, B ग्राम। तो B ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास मस्ट बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2। यहाँ से B मालूम पड़ जाएगा। पहले वाले पार्ट को आपको अगर सॉल्व भी करना है तो आप आसानी से बैलेंसिंग करके सॉल्व कर सकते हैं, ये रिडॉक्स के बैलेंसिंग का पार्ट होगा। रिएक्शन अगर आपको नहीं मालूम पड़ता है तो मेरा एक सिंपल सा सजेशन होगा, क्योंकि रिडॉक्स में मैक्सिमम डी ब्लॉक के केसेस होते हैं। जब भी कभी डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट दिखा, एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में डी ब्लॉक पलट के देखो, वहाँ पे अलग अलग कंपाउंड्स के रिएक्शन दे रखे हैं। वहाँ पे आपको मैग्नेट आयन मतलब KMnO4 के रिएक्शंस या MnO4 माइनस के रिएक्शंस में इस तरह के रिएक्शंस आसानी से मिल जाएंगे। तो वहाँ रिएक्शंस को देख करके, क्योंकि उसको लास्टली रटना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। एक्चुअल में डी ब्लॉक के जितने भी रिएक्शंस हैं उन सबको याद ही करना पड़ता है, वो भारी काम है, लेकिन और कोई चॉइस नहीं होता। तो आप उसको एनसीईआरटी से देख देख के अपने क्वेश्चन के लिए यूटिलाइज करो, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। और कोई डाउट? सर 40 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 47। सर 30 35। 30। नंबर 30 सर 30 सर 40 40 नंबर 40 नंबर सर 37। 35। सर 47। 30
सर इसका ऑप्शन में आंसर नहीं है। यस सर। सर वो 1 एटम पे ध्यान नहीं दिए थे वही। यस सर। सर मेरा करण। यस। हाँ हाँ। सर फॉर्मूला नहीं पता था इसीलिए पूछा। मतलब न्यूमरेटर में जितना का परसेंट रहता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर और इनटू 100। हाँ। यस सर। 17। 17। यस सर।